सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले सियासी गहमा गहमी की बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PTM का सरबराही इजलास जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टीयरिंग कमेटी की 8 सिफारिशात सरबराही इजलास में पेश कर दी। स्टीयरिंग कमेटी ने तजवीज़ दी है कि पीपल्स पार्टी अगर PTM के लॉन्ग मार्च में शिरकत करना चाहती है तो इजाज़त दे दी जाए। PTM लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने पर इतफाक हुआ है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, इस बात पर इतफाक किया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस इजलास का मजीद अहवाल। बहुत शुक्रिया मदिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास गुज़श्ता 3 घंटों से जारी था और इस वक्त नमाज मगरिब का वक्फा हुआ है, जबकि नमाज मगरिब से कबल जो PTM की स्टीयरिंग कमेटी की 8 सिफारिशात थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने उन सिफारिशात को इजलास के अंदर पेश किया, जिसकी फिर शिक वाइज मंजूरी ली गई, जिसमें एक मामला था अदम एतमाद की तहरीक का। तो उस पर PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदम एतमाद की तहरीक हमें अभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हमारी तादाद मुकम्मल नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक लाने से कबल हमें हुकूमत के जो इत्तेहादी है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, MQM है और JD है, इनको हमने एतमाद में लेना, और अगर ये हमारा साथ देगी तो हमें अदम एतमाद की तहरीक लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसकी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई है, उस पर यह फैसला किया गया है कि हमें इस केस को तेज़ करना है और हर हाल में इलेक्शन कमीशन से ये रुजू भी करना है कि इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। एक अहम फैसला जो आज के इजलास में होना था, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होने जा रहा है, तो दूसरे मरले की तारीखों के दौरान ही PTM की जो लॉन्ग मार्च की तहरीक है उसकी तारीख आ रही है, यानी 23 मार्च। तो उस दिनों में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो आया इस बल्दियाती इंतखाबात को मौखर किया जाए या नहीं। तो PTM की स्टीयरिंग कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि हमें मार्च की तारीख को लेट नहीं करना, जिससे हमारी तारीख पर मनफी असर पड़ेगा। जिसके बाद PTM ने इस बात की मंजूरी दी कि अब लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, और अगर हमने तारीख तब्दील की तो हमारी जो तहरीक है और हमारी जो हुकूमत मुखालिफ जो हम मार्च करने जा रहे हैं उस पर मनफी असर पड़ेगा, तो उसकी भी मंजूरी दे दी गई। आज के इजलास में जो खैबर पख्तूनख्वा का पहला फ़ेज़ था, जिसमें कामयाबी हासिल की गई, तो दूसरे फ़ेज़ के लिए कामयाबी के लिए मुश्तरका तौर पर जो है वो उम्मीदवार मैदान में लाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। साथ ही साथ आज के इजलास में इस बात की भी मंजूरी दी गई है कि हुकूमत को पार्लियामान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टफ टाइम दिया जाए। एक और अहम फैसला आज के इजलास में हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में अपना मार्च करने जा रही है, तो आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहिए या नहीं। इस पर कुछ रहनुमाओं ने यह तजवीज़ दी कि हमें पीपल्स पार्टी से रुजू करना चाहिए, मगर PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने यह फैसला किया है कि हम पीपल्स पार्टी को अपने साथ, अगर वो आती है तो ठीक है, हम उनके पास नहीं जाएंगे और हम अपने मार्च को उनके बगैर ही तारीख साज करके दिखाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने मीडिया हाउसेस के नाम पर अल जलील गार्डन से भी करोड़ों का फ्रॉड किया। मीडिया हाउसेस के नाम पर रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने करोड़ों रुपए लिए। अल जलील गार्डन से पैसे ज़्यादा लेकर मीडिया हाउसेस को कम पैसों का बिजनेस दिया गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने 3 साल तक अल जलील गार्डन से करोड़ों रुपए हथियाए। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने 3 साल तक अल जलील गार्डन से करोड़ों रुपए हथियाए। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। इरफान, क्या इंकशाफात हुए हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी के मालिक इरफान रफीक की जानिब से ये फ्रॉड किया गया था, और ये फ्रॉड मीडिया हाउसेस के नाम पे किया गया। तो आपको बताएं कि रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी की जानिब से अल जलील गार्डन से 3 साल तक करोड़ों रुपए मीडिया इंडस्ट्री के लिए लिए गए, लेकिन आगे मीडिया इंडस्ट्री को जो पैसे दिए गए वो इंतहाई कम थे। और इस बात का इल्म जब अल जलील गार्डन को हुआ, अल जलील गार्डन की इंतजामिया को, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो उससे पहले ही रेड ओशन जो मार्केटिंग कंपनी है उसकी जानिब से जो अल जलील गार्डन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया इंतजामिया को, और उसके साथ साथ उनके ऊपर झूठे मुकदमात जो हैं वो भी अंदराज करवाने शुरू कर दिए। इसमें आपको बताएं कि पुलिस के हुकाम की जानिब से जहाँ पे लाहौर में मुकदमात दर्ज हैं, वहीं पे शेखुपुरा में मुकदमात दर्ज हैं, और इस हवाले से केस की तहकीकात कर रही हैं। और एक बड़ा जो फ्रॉड है जो मीडिया इंडस्ट्री के नाम के ऊपर किया गया वो मंजर-ए-आम पे आया है, जिसमें रेड ओशन कंपनी की जानिब से जो अल जलील गार्डन से करोड़ों रुपए हथियाए गए। इसमें आपको बताएं मजमूई तौर पर 54 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की रकम है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अल जलील गार्डन से इंतजामिया से 54 करोड़ रुपए जो हथियाए गए, और ये रेड ओशन कंपनी जिसके मालिक इरफान रफीक है उनकी जानिब से ये फ्रॉड किया गया था। और अब रेड ओशन कंपनी की जानिब से जो मार्केटिंग कंपनी है उसकी जानिब से अल जलील गार्डन को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
PTI کے احتساب کے نعروں اور دعووں کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کی عالمی درجہ بندی رپورٹ جاری کر دی۔ کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن مزید نیچے چلی گئی۔ پاکستان عالمی رینکنگ میں 140ویں نمبر پر پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کا 124واں نمبر تھا۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے لیے ڈیٹا PTI دور حکومت کے دوران لیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں مالیاتی کرپشن شامل نہیں۔ پاکستان کا سکور مالیاتی کرپشن کی وجہ سے کم نہیں ہوا، بلکہ سکور سٹیٹ کیپچر اور رول آف لاء کے معاملات پر کم کیا گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ملک میں قانون کی حکمرانی پر بہت کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کی رینکنگ کو گرایا ہے، صرف سکور بتایا گیا ہے، پوری رپورٹ ابھی نہیں آئی۔ انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے، ایک جسٹ سکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لاء اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے نیچے کیا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے، اور اس کے باوجود ناٹ گیٹنگ انٹو دا کنٹروورسی کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاء پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فائنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے، وہ رول آف لاء اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مسلسل دوسری بار گواہی دے دی کہ عمران نیازی حکومت کرپٹ اور چور ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ حکومت پر فرد جرم ہے، کرپٹ حکمران استعفیٰ دیں، ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران نیازی کی حکومت میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم چور۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان کا 16 درجے مزید نیچے جانا افسوسناک ہے۔ دکھ ہے کہ عالمی سطح پر نواز ملک کی بدنامی ہوئی۔ نواز شریف کی ایماندار اور اہل قیادت میں پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی تھی۔ پاکستان کی کرپشن انڈیکس میں رینکنگ 23 درجے بہتری ہوئی تھی۔ افسوس ہے کہ موجودہ کرپٹ ٹولے نے ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر جواب دینے سے گریزا، جواب دیے بغیر ہی چلتے بنے۔ سینیٹر انوار الحق کا کہنا ہے کہ ملک میں کرپشن ہے، جو کرپشن نہیں سمجھتے مسئلہ ان کا ہے۔ نون لیگ رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ اس وقت تو وزیر اعظم کا موقف لینا چاہیے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کا کہنا ہے کہ انسداد کرپشن کا ایجنڈا ڈرامہ نکلا، نیب کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن وہ خود متنازع ہے۔ اسی طرح کا بیان سینیٹر کامران مرتضیٰ نے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیب خود بلیک میل ہو رہی ہے، وہ کیسے ایکشن لے سکتی ہے؟ پاکستان 16 درجے جو ہے نیچے چلے گیا، یہ بتائیے گا کرپشن میں۔ کے مطابق پاکستان کی بیانیہ نہ صرف کرپشن کا دفن ہو چکا ہے، ہر چیز کا دفن ہو چکا ہے۔ کسی بھی پیمانے سے گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، کوئی اس حکومت کا بیانیہ نہیں ہے۔ ترجیحات کیا ہے؟ فلاں کو لٹکا دوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو پکڑ کے لاؤں گا، مجھے نکالو گے تو میں سڑکوں پہ آؤں گا۔ بھئی آپ سڑکوں سے اندر بھیجے گئے تھے کہ کچھ کام کر کے دکھاؤ، آپ پھر سڑک پہ آنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 سال آپ کو یہ پتا چلا کہ میرا اصل ٹھکانہ ایوان اقتدار نہیں ہے، میرا اصل ٹھکانہ سڑک ہے، جہاں میں شاید کچھ کام کر سکتا ہوں، تو آ جاؤ سڑکوں پہ۔ گھبرانا نہیں ہے، بس اس میں 16 درجے ہو جائے یا 160 درجے ہو جائے، ہر طرف ہم جو ہے نا وہ مائنس میں جو ترقی معکوس جس کو کہتے ہیں ہم اس پہ ترقی کر رہے ہیں، مگر گھبرانا ہم نے نہیں ہے۔ عمران خان نے صرف اب گھبرانا۔ نیب بیچاری کی جو ہے نا بہت سارے راز جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہیں، تو وہ اب کیسے ایکشن دے گی؟ وہ خود بلیک میل ہو رہی ہے کب سے۔ آپ کو سپورٹ اس وقت لینا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کا۔ ہم تو آپ کو کب سے کہہ رہے ہیں کون سا دور ہے جس میں سستی چینی ایکسپورٹ ہوئی اور مہنگی چینی امپورٹ ہوئی ہے، کون سا دور ہے جس میں سستا آٹا ایکسپورٹ ہوا ہے اور مہنگا آٹا امپورٹ ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے بعزت قوم ہم سب کے لیے ایک افسوسناک دن ہے، خصوصاً اس حکومت کے لیے کہ جو کرپشن کو ایک ایجنڈا بنا کر لے کر آئی تھی اور اس کی ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اس ریاست میں ریاستی ادارے کے ساتھ کسی بھی عام شہری کا جب بھی واسطہ پڑتا ہے ہر کام پیسے دے کر ہوتا ہے۔ نیب کو ایکشن بالکل لینا چاہیے، لیکن نیب خود ایک متنازع ادارہ ہے، ان کی افادیت کیا رہی؟
PTI रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का कहना है कि जब वो अद्वियात, चीनी, आटा, तेल, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे की आवाज़ उठाते हैं तो शो कॉज नोटिस मिलता है। शो कॉज नोटिस देने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें। रद्द अमल दिया है नूर आलम खान ने। उन्होंने कहा कि जब वो महंगाई के हवाले से ऐवान में आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है। शो कॉज नोटिस जारी करने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत में आने से पहले इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लहरा लहरा कर दिखाया करते थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि हुकूमत चलाना अब उनकी बस की बात नहीं है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जान लेते हैं मोहम्मद कामरान से, जो कि इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है कि जो बातें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, वो सिर्फ बातें थीं और दर हकीकत ये लोग ख़ुद बदनवानी में मुलव्वस थे। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो इस बात की अक्कासी करती है कि पिछले 3.5 साल से जो अपोजिशन की जमातें बार बार सरापे एहतजाज थीं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, वो बातें सारी सच साबित हो रही हैं। क्योंकि जितने स्कैंडल्स पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में हैं वो तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, चीनी का हो, सर्कुलर डेट का हो, गैस का हो, पेट्रोलियम का हो, अद्वियात का हो, किसी भी चीज़ को आप उठा के देखें, आप स्कैंडल से भरी हुई हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ मफादात का टकराव इस हुकूमत का हमेशा से महवर रहा है। और अब ये बात पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें नहीं कर रही, अब जो है पाकिस्तान के सहाफ़ी नहीं कर रहे, बल्कि अब जो है बैनुल-अक़वामी इदारे वो बात करें। और मैं बताना चाहूँगा कि माजी में यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को जो है इमरान खान साहब ऐसे लहराते थे और माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते थे। तो अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जिस दर्जे पे पाकिस्तान को लाकर खड़ा किया है वो शो करता है कि तारीख़ में पाकिस्तान में इतनी बदनवानी कभी नहीं थी। तो ये शो करता है कि PTI बेसिकली एक ऐसी हुकूमत है जिसने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ अवाम का इस्तेहसाल किया अपनी करप्ट और इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज़ की वजह से। गवर्नर पंजाब ने मुल्क में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार कर दिया। चौधरी सरवर का कहना है कि निचली सतह पर करप्शन हो रही है, ऊपर की सतह पर करप्शन नहीं हो रही। टोबा टेक सिंह में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, आज मैंने भी वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखी है, वो तशवीशनाक है। लेकिन ये है कि हमारा जहाँ तक तो करप्शन का ताल्लुक है ऊपरी सतह पे, तो वहाँ तो माशाल्लाह हमारी हुकूमत के दौरान कोई ऐसा मेजर मैं नहीं समझता कोई स्कैंडल जिसमें कोई कमीशन या कोई खाया गया हो। निचली सतह पे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरों की पगड़ियाँ उछालने वाले इमरान खान का अपना बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मज़ीद जान लेते हैं, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा। मैं घड़ी शाह में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक, MPA मलिक वहीद, टिकट होल्डर राना एहसन शराफत, राना आबिद समेत दीगर ने कारकुनान के साथ मीटिंग की। मुख्तलिफ लीगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी ऐलान किया। सरदार अयाज सादिक हमारे साथ मौजूद है। वो ख़तरनाक, मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर वो मुल्क में रह गए ना एज वज़ीर आज़म, जब वो बेख्तियार होंगे तो तब वो ख़तरनाक बिल्कुल नहीं होंगे। वीडियोस का मतलब है बहुत सी वीडियोस। वो कब तक लीक हो जाएंगी? लीक क्या होंगी, बहुत चीज़ें हैं, छोड़ दें। अल्लाह ताला बस हर एक की इज्जत बचा के रखे। उन्होंने तो किसी की इज्जत नहीं बचाई। अब अल्लाह ताला का निज़ाम जब वो अमल में आ जाएगा तो फिर आप देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आज आ गई है उसके मुताबिक 16 दर्जे पाकिस्तान और पीछे चला गया करप्शन में, 140वें नंबर पे आ गया। देखिए, 90 दिन में इन्होंने ये सारा कुछ ठीक करना था। फिर 90 दिन से 900 दिन भी अगर इनको आप दे दें तो ये इनके बस की 900 दिन तो बल्कि हो ही गए हैं। आप शायद ये अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कहेंगे कि जो बाहर है उन्होंने भी शायद ये जानबूझ के मुस्लिम लीग नून के कहने के ऊपर किया है, मगर हकीकत छुप नहीं सकती लोगों से। और ये हकीकत इंटरनेशनल फोरम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिन्होंने ये सारा कुछ डाटा जो प्रोवाइड किया। इमरान खान हकीकत में जो है वो आवाम के लिए खतरनाक है। जी बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट गैर कानूनी निकला। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार दिया गया,
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट गैर कानूनी और आइन से मुतसादम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। दफ़ा 4 का एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। ज़राई अराज़ी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करके ज़मीन एक्वायर की गई। रोड अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से लिया गया। कर्जा वापस करने का हुक्म भी दिया गया है। CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन कहते हैं कि कानूनी माहिरीन की मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुंतखब होते ही बनी गाला का घर रेगुलर किया। गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। तो हमारा उम्मीद था अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा, मगर अफसोस के साथ देखना पड़ा कि किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के सारे ताकतों एक होके गरीबों के सर के छत से टुले हुए थे। बिजली के बासर सार्फिन बिजली कंपनीज के 1,500 अरब रुपए के डिफॉल्टर निकले। वफाकी और सूबाई हुकूमतें, इदारे और बासर निजी सार्फिन नादहिंदगान में शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक ने 224 अरब 98 करोड़ रुपए देने हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या दादोशुमार सामने आए हैं इस सिलसिले में? 1495 अरब रुपए जो है वो वाजिबात हैं जो कि सरकारी तकसीमकार कंपनियों ने जो है सार्फिन से लेने हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि अगर डोमेस्टिक कोई कंज्यूमर हो, अगर उसने 1 महीने का भी बिल पे ना किया हो तो यही तकसीमकार कंपनियां जो उनके मीटर घरों के काट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिगर्स जो आए हैं, जो ऑफिशियल जो फिगर्स आए हैं, वो बहुत हैरान कुन है कि 10 तकसीमकार कंपनियों के जो डिफाल्टर्स हैं वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बड़े इदारे हैं। 17 अरब रुपए जो है सिर्फ वफाकी हुकूमत ने जो है वाजिबात देने हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो है तकरीबन 90 अरब के करीब जो है वो डिफाल्टर के करीब है। इसी तरह जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी 80 के करीब 80 अरब रुपए से ज़्यादा उन्होंने वाजिबात अदा कर रहे हैं। 224 अरब तो सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक ने जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर अगर दादोशुमार को देखा जाए तो जो वजारत तवानाई जिन पे वफाकी जो कैबिनेट में क्योंकि चीज़ डिस्कस हुई है, वहाँ पर ये जो चीज़ आई है कि भाई आप जो हैं ये वाजिबात जो है वो वसूल नहीं कर रहे और नाअहली सामने आ रही है। क्योंकि वज़ीर तवानाई तो ट्वीट्स और दावों के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन कारकर्दगी ये है वजारत तवानाई की कि 10 तकसीमकार कंपनियों के जो ये वाजिबात हैं ये अभी तक जो है वसूल नहीं किए जा रहे। और ये बहुत बड़ी नाकामी है क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो आगे चल के सर्कुलर डेट का हिस्सा बनती हैं। तो जो 1495 अरब रुपए का जो फिगर आया है, इसे बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 साल में 120 अरब रुपए जो हैं इन वाजिबात में मजीद जो है ऐड ऑन हुए हैं सिर्फ इसी टेन्योर में जो 1 साल जो भी गुजरा है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। लाहौर में सेक्रेटेरिएट चौक में महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने 8 रोज़ से जारी धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। DG शोबा वाटर मैनेजमेंट मलिक मोहम्मद अकरम के साथ एहतजाजी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। रुमेल, आगाह की जगह क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं? बिल्कुल, महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के जो 1362 मुलाजमीन जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो गुज़िश्ता 8 रोज़ से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर जो है वो धरना दिए बैठे थे। जबकि DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की मुदाखलत पर इन लोगों ने आज सुबह जो अपना धरना है वो सिविल सेक्रेटेरिएट चौक से जो है वो महकमा ज़राअत के जो ऑफिस है जो कि डेविस रोड पर वाक़ है, जिसे ज़राअत हाउस कहा जाता है, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया था। ज़राअत हाउस डेविस रोड पर जो है वो DG शोबा वाटर मैनेजमेंट के जो DG मोहम्मद अकरम है वो बैठते हैं। मोहम्मद अकरम ने जो है वो इन
मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात किए हैं, जिसके नतीजे में इन मुजाहिरीन ने 28 जनवरी बरोज़ जुमा तक जो है वो अपना जो धरना है इसे मौखर कर दिया है। इनके जो मुतालबात हैं, इनका जो एजेंडा था, वो मुतालबात इनकी नौकरी की बहाली का जो इनका मेन मुतालबा था, उसे जो है वो काबीना के होने वाले जो आइंदा इजलास है उसके एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। डीजी जो शोबा वाटर मैनेजमेंट के मोहम्मद अकरम है, उन्होंने मुजाहिरीन को ये यकीन दहानी कराई कि जो 28 जनवरी को काबीना का इजलास जो है वो होगा, उसमें आपका जो नौकरियों की बहाली का जो मुतालबा है उसको एजेंडे के तौर पर जो है वो शामिल कर लिया गया है और वो ज़ेरे बहस आएगा, जिसमें कि आपके मुस्तकबिल का जो है वो फैसला कर लिया गया है। इस पर डीजी मोहम्मद अकरम ने मजीद जो है वो हमदर्दी का इजहार भी किया और उन्होंने उनकी जो 17 साल खिदमत है महकमा ज़राअत के लिए मुलाज़मीन की, उसका भी लेजेंड इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा करने और खेलों बिलखुसूस फुटबॉल को फ़रोग देने पर माइकल ओवर का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि खेल अमन को फ़रोग देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और नौजवान टैलेंट को फ़रोग देने के लिए ये खुश आइंद इक़दाम है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि 2-2 साल रेफरेंस दायर न करना नैब की मुजरिमाना गफलत है। नैब रेफरेंस दायर नहीं करता और इल्ज़ाम अदालतों पर आ जाता है। मेगा स्कैंडल में भी तफ्तीश का ये हाल है कि बुनियादी मालूमात भी नहीं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का सुना है, ये होता क्या है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहरियों को पैसे के एवज डिजिटल कॉइन दिया जाता है। मुलजिम वसीम ज़ेब ने शहरियों से 1 अरब 70 करोड़ वसूल करके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स में डाल दिए। मुलजिम के वकील ने कहा कि पैसे लेने का इल्ज़ाम है, कोई रसीद सामने नहीं आई है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि रसीद के बगैर पैसा लेना ही तो मुलजिम का असल कमाल है। अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 26वें रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कल शहर के 5 दाखिली रास्तों पर धरना देगी। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जावेद, बताइएगा किन एंट्री पॉइंट्स पर धरना दिया जाएगा कल? पहले अहम बात ये बता दूं कि 26 रोज़ से जो धरना जारी है, आज उसमें एक अहम पेशरफ देखने में आई है कि हाफिज़ महमूद रहमान की क़यादत में एक आला सतह इजलास जो है वो जारी है और जमात इस्लामी के आला सतह इजलास में जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान हैं और पब्लिक वो उसमें शरीक हैं और उसमें जो है वो इस धरने मरकज़ी धरने इसके साथ साथ मुज़ाकरात और जो मुस्तकबिल में एहतजाज का दायरा कार वसी करने के जो है ऐलानात किए गए, यानी कि इन 5 मुकामात पर धरना दिया जाएगा, उनके हवाले से जो है उस पर बातचीत की जाएगी और आज ही उसका मीटिंग का इजलास जो जारी है आला सतह का, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दरमियान जो है हाफिज़ महमूद रहमान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने आइंदा का लाएअमल बताएंगे। इस वक्त जो है वो इजलास जारी है, जबकि 5 बड़े मुकामात जो है वो 5 अजला के अंदर मेन मरकजी शाहराहों पर जो है वो धरने दिए जाएंगे। इसके अलावा जब से कैंपेन चल रही है 26 दिन से, इस दौरान जो है वो 11 मुकामात पर जो है वो बड़े धरने दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है टावर पर दिया गया था धरना। इसके साथ साथ जो है मुज़ाकरात के दो जो दौर हुए, एक में जो है वो हुकूमत की जानिब से एक टीम आई जिन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी और उसके बाद 14 जनवरी को जो है वो एक मुज़ाकराती कमेटी ने मीटिंग की जिन्हें सिंध असम्बली के अंदर मदऊ किया गया था। जमात इस्लामी के इन मुजाहिरीन की कमेटी को जो बाहर बैठी हुई थी वो सिंध असम्बली के अंदर जाकर बात कर आई थी, लेकिन उसके बाद से जो है कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके बाद जो है वो दायराकार वसी करते हुए एक लॉन्ग मार्च भी किया, इनकी जानिब से किया गया। कराची को हक दो के हवाले से ख़वातीन का जलसा हुआ, 2000 से ज़ायद मीटिंग्स भी हुई और इसके साथ साथ जो है वो सिराजुल हक जो है दूसरी बार कराची आए और एतवार को जो एक जम्बे गफ़ीर से जो है वो उन्होंने खिताब भी किया, जिसके अंदर अपने आइंदा के लाएअमल के बारे में बताया कि इस करप्ट और काले कानून को रोकने के लिए जिस हद तक जाया जाएगा उसके लिए जदोजहद की जाएगी। अब देखते हैं कि आइंदा के लाएअमल के हवाले से क्या आगाही दी जाती है। आला सतह का इजलास जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी अपडेट करने के लिए। FATF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर पर नई शराइत आयद कर दी हैं, जिसके तहत प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के DNFBB पर सजा याफ्ता से कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास, क्या इक़दाम उठाए गए हैं? जी, FBR की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कुछ नई पाबंदियां आयद की गई हैं और ऐसे अफराद जो कि कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं, सजा याफ्ता हैं, उनके साथ किसी किस्म का कोई कारोबार ना किया जाए और प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट एजेंट से सजा याफ्ता अफराद से अगर कोई शख्स मुताल्लिका है तो उसके साथ भी कारोबार ना करे। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट एजेंट से ये भी कहा गया है कि अगर
किसी भी कंपनी में सीनियर ओहदेदार है, कोई सजायाफ्ता है, बेनिफिशियल ओनर है या फिर बोर्ड का रुकन है, तो उसके ऊपर भी इन पाबंदियों का इतलाक होगा और ऐसे अफराद से किसी किस्म का कोई कारोबार ना किया जाए। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। कोरोना और डेंगू में काम करने वाले डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न मिल सकी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फिर इनकार कर दिया। वज़ीर सेहत ने डॉक्टर से मुलाकात में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से भी इनकार किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर्स की गुफ्तगू मंजर आम पर आई है, आपको भी सुनवाते हैं। महीने के बाद कितना 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद वाला डालना शुरू कर दोगे, 6 महीने और एक्सटेंड। मैं तो कम से कम 1 साल ही कर दिया, हम डेंगू भी कवर कर रहे हैं। क्यों करे एक्सटेंड, आप बताइए ना। डेंगू भी तो कवर कर रहे हैं। नीड समबडी, व्हाई वुड आई नीड टू। मुझे आपके सालों का मसला समझ आ गया। We'll find out these are temporary। 6 महीने के बाद कितना 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद वाला डालना शुरू कर दोगे, 6 महीने और एक्सटेंड। मैं तो कम से कम 1 साल ही कर दिया, हम डेंगू भी कवर कर रहे हैं। क्यों करे एक्सटेंड, आप वजह तो बताइए ना। डेंगू भी तो कवर कर रहे हैं। नीड समबडी, व्हाई वुड आई। अजमत अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अजमत अवान, बताइएगा क्यों तोसी नहीं की जा रही, क्या वजह है? जी बिल्कुल, 2020 के अंदर जो कोरोना के काम करने के लिए तकरीबन 58 के करीब जो डॉक्टर थे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए गए थे और हर 6 माह बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको तोसी कर दी जाती है, लेकिन अब दोबारा जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म किया जा रहा है और 58 के करीब जो डॉक्टर थे वो सुबह वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से कॉन्ट्रैक्ट की तोसी की दरख्वास्त लेकर गए, लेकिन सुबह वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर इनकार कर दिया और डॉक्टर से ये कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद का रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था, क्योंकि उन्होंने हमारे काम पर हमें शाबाश देने की बजाय हम पे गुस्सा ही उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उन पर उनको मजीद तोसी नहीं कर सकते, क्योंकि तोसी के लिए क्योंकि उनको अस्पतालों में मजीद डॉक्टर की जरूरत नहीं। हालांकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है, एक बेड पर 4 मरीज होते हैं और डॉक्टर्स की वार्ड में किल्लत के बावजूद इनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका इसमें। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।